प्रिय विद्यार्थियों, बॉटनी के फर्स्ट पेपर में इससे पूर्व में आपको सिलेबस अर्थात कोर्स के बारे में एक पीडीएफ और एक वीडियो सेंड किया हुआ था। जो सिलेबस है उसका जो पहला टॉपिक है फर्स्ट पेपर का, शैवालों के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। आज का जो व्याख्यान है उसमें से आप अगर पिछले वर्षों के आंसर्ड पेपर देखेंगे तो लगभग प्रतिवर्ष 1 से 2 या 3 क्वेश्चन तक इस आज के व्याख्यान में से आपको प्रतिवर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं, ये जानकारी हो जाएगी। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें अब तक जो परीक्षा का पैटर्न रहा है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, डिफरेंस या डेफिनेशन, ऐसे लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, जो कि आधे से लेकर 1 नंबर तक के होते हैं। आज सामान्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि शैवाल जो हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, और हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनमें आने वाली कुछ शब्दावली और परिभाषाओं को, लक्षणों को हम समझ पाएंगे। जैसे बॉटनी वनस्पति शास्त्र को कहते हैं, और परिभाषा में अगर कहें तो आप यही बोलते हैं कि वनस्पति शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति शास्त्र कहलाती है। अब वनस्पति शास्त्र की भी विभिन्न शाखाएं हैं, जिसमें पहली शाखा शैवाल है, एल्गी है, जो कि जिनके अंतर्गत निम्न श्रेणी के पादप आते हैं, और वर्गीकरण जब हम आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे तो ये थैलोफाइट्स कहलाते हैं। थैलोफाइट जो है 2 शब्दों से बना है। थैलो से मतलब थैलस, और फाइटा मीन्स प्लांट, पौधे। जैसे हम पौधों के अध्ययन को बॉटनी कहते हैं, वैसे ही शैवालों के अध्ययन को हम शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी कहते हैं। आपको याद रखना होगा, स्टडी ऑफ एल्गी इज द फाइकोलॉजी। इसके जनक या पितामह जो माना जाता है, उसमें एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है F.E. फ्रिश, फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहलाते हैं। शैवाल विज्ञान के जनक या शैवालों के जनक इनको कहा गया है। भारतीय शैवाल विज्ञान के जो जनक हैं वो M.O.P. आयंगर को माना जाता है। ये प्रश्न पूछे गए हैं, आपको याद रखनी चाहिए। आगे कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर ये शब्द, इनके नाम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्गी जो शब्द है लैटिन भाषा के एल्गा शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ समुद्री खरपतवार है, मैराइन वीड्स। जैसे हम सामान्य भाषा में खरपतवार बोलते हैं, अनावश्यक पौधे, जैसे हमारी फसलों में, खेती में जो हमारी फसल है उसके अतिरिक्त जो अन्य पौधे अनावश्यक उग जाते हैं उनको खरपतवार बोलते हैं। ठीक वैसे ही एल्गी को समुद्री खरपतवार कहा जाता है। अब स्थानीय भाषा में, भरतपुर की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, लोकल डायलेक्टिक्स में सामान्यतः काई एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल काई शैवाल को ही कहते हैं। अभी
बरसात के दिनों में आपने देखा होगा जगह जगह हरियाली हो जाती है, काई फिसलन जैसी हो जाती है, हम कहते हैं काई लग गई यहाँ पर। वो दरअसल क्या है, जब हम उनको सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड पर रख के देखेंगे तो वो शैवाल ही होते हैं। तो आपको ये क्लियर रखना है, समुद्री खरपतवार हैं, लोकल भाषा में इनको काई कहेंगे। अब बात आती है उत्पत्ति के बारे में। शैवालों की जो उत्पत्ति है वो लगभग 2 वर्ष पूर्व मानी जाती है, और वो जो काल है वैज्ञानिक दृष्टि से, वो वैज्ञानिक समय सारणी के अनुसार जो पृथ्वी का जो पूरा टाइम है, जो काल है, वो अलग अलग कालों में व्यक्त किया गया है, जिसमें एक है कैम्ब्रियन पीरियड। आपको ये याद रखना होगा कि शैवालों की उत्पत्ति कैम्ब्रियन पीरियड में हुई थी। अभी तक शैवालों की लगभग 30,000 जातियां खोजी गई हैं, जो कि समुद्र में, झील में, तालाब में, मीठे जल स्रोत में, बर्फ पर, बर्फीली चट्टानों पर, पहाड़ों पर, मृदा में और वृक्षों की छालों पर। अब आप ये देखिए कि इनके आवास कहाँ कहाँ हैं। पुराने खंडर मकानों की दीवारों पर भी एल्गी पाई जाती हैं। आप देखेंगे अभी बरसात बंद होने के बाद में जो पुराने खंडर मकान थे, जहाँ पर बरसात में हरे हरे रंग के चकते या धारियाँ या लाइनिंग दिखाई देती थी, वो कुछ दिनों में ब्लैक हो जाएंगी, ब्लैकिश हो जाएंगी, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, और अगले वर्ष जब बारिश आएगी तो वापस पुनः वो ग्रीनिश कलर की हो जाएंगी। वो सब एल्गा ही होता है। इनके सामान्य लक्षणों के बारे में अगर आप बात करें तो ये कह सकते हैं कि शैवालों का जो मुख्य आवास है वो जल स्रोत होता है, चाहे वो मीठा जल हो, चाहे खारी जल हो, चाहे बर्फ़ के रूप में हो, चाहे वो नम मृदा हो, चाहे वृक्षों की छाल हो। ये कह सकते हैं कि अधिकांश शैवाल जातियाँ जल में ही पाई जाती हैं। अगले बिंदु में आप देखेंगे शैवालों में विभिन्न प्रकार के वर्णक होते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है। विभिन्न वर्णकों के साथ क्लोरोफिल सामान्यतः पाया जाता है, और यही कारण है कि शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम होते हैं, और वे स्वयंपोषी कहलाते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम होते हैं। इन सभी वर्णकों में से क्लोरोफिल एक कॉमन पिगमेंट है। क्लोरोफिल वर्णक जो है वो सामान्यतः लगभग सभी शैवालों में पाया जाता है। आगे वाले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि शैवालों में कितने प्रकार के वर्णक और कौन कौन से वर्णक उपस्थित होते हैं। शैवालों के जहाँ तक शारीरिक बनावट की बात है, तो शैवाल एक कोशिकीय थैलस से लेकर बहुकोशिकीय दीर्घित सुकाय के रूप में पाए जाते हैं। सुकाय सुंदर काया अर्थात थैलस, अंग्रेजी में थैलस बोलते हैं। इस थैलस शब्द से ही इसका एक डिवीजन थैलोफाइटा रखा गया है। तो हम एल्गी को थैलोफाइटा में रखते हैं क्योंकि इनका शारीरिक बनावट जो होती है वो थैलॉइड होती है, थैलस होते हैं। थैलस क्या होता है? ये बड़े इंटरेस्टिंग इनकी संरचनाएं हैं। अगर हम आपसे किसी पादप के या वृक्ष के भाग पूछें कि पादप क्या होता है, तो आप सामान्यतः कहते हैं कि वह संरचना जो जड़तना पत्ती में विभेदित होती है वो पादप कहलाता है। परंतु यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है, शैवालों की जो शारीरिक संरचना है वो जड़तना पत्ती में विभेदित नहीं होती, अर्थात ये जड़तना पत्ती रहित होते हैं। अब आप कल्पना कीजिए ये कैसे पादप होंगे जिनमें जड़तना पत्ती नहीं पाई जाती हैं।
आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे, इनके चित्र भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, तब और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। आपको यहाँ ये याद रखना है कि एक पूरा का पूरा शैवाल, जो पूरा का पूरा पादप है, वो मात्र एक कोश का ही हो सकती है। जैसे क्लेमाइडोमोनाज आपने पढ़ा 11th-12th में कहीं, वो अपने आप में एक पूर्ण शैवाल है, राइट, वो दैट इज सिंगल सेल्ड। मल्टी सेलुलर में आप पढ़ेंगे कारा, आपको लगेगा कि जटिलतम संरचना है। पॉलीसाइफोनिया पढ़ेंगे आप, एक्टोकार्पस पढ़ेंगे, दीज ऑल आर मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय होते हैं। परंतु बहुकोशिकीय और जटिल संरचना होने का मतलब ये नहीं है कि इनमें ऊतक तंत्र पाया जाता होगा। इनमें ऊतक तंत्र नहीं होता है, अर्थात इनका शरीर ऊतकों से बना नहीं होता, केवल कोशिकाओं से बना होता है। अगला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है जो याद रखना है, सभी शैवाल स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी आप जानते हैं, जिनको अंग्रेजी में ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। परंतु कुछ अपवाद भी ऐसे हैं, ये अपवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई वर्ष पिछले पेपरों में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। प्रैक्टिकल में, वाइवा में भी पूछा जाता है कि शैवाल कैसे होते हैं, आप कहेंगे कि स्वयंपोषी होते हैं। इसका कोई उदाहरण है कि कोई शैवाल परजीवी होता है, तब आपको उसके उत्तर में देना है यस। चाय का जो पादप है जिससे हमें चाय की पत्तियां प्राप्त होती हैं, चाय पर एक रोग फैलता है, रेड रस्ट, लाल कीट, जो कि एक परजीवी शैवाल के कारण फैलता है और जिसका नाम है सेफेल्यूरोज। सेफेल्यूरोज, यह शैवाल का नाम याद रखना है आपको। और यह एक परजीवी शैवाल है जो कि चाय को संक्रमित करता है। यह स्वयंपोषी नहीं होता है। पोषण के आधार पर आपने देखा कि अपवाद भी आ गया है इनका। अब शैवालों की जो कोशिकाएं होती हैं, अधिकांश शैवालों की कोशिकाओं का जो मुख्य अवयव होता है वो सेल्यूलोज होता है। ये कह सकते हैं कि इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। ऐसा नहीं है कि केवल सेल्यूलोज ही पाया जाता है, सेल्यूलोज के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे रसायनों का मिश्रण भी उपस्थित होता है। शैवाल कोशिकाओं में जो भोज्य पदार्थ हैं वे स्टार्च, प्रोटीन, वसा आदि के रूप में उपस्थित रहते हैं। शैवालों में जहाँ तक जनन की बात है, इनमें जननांग विकसित होते हैं और जननांग एक कोशिकीय है, सिंगल सेल, यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय तक होते हैं। अगला जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं उनका एक विशेष गुण है जो आपको याद रखना है, उनकी सबसे आधारीय कोशिका और शीर्षस्थ कोशिका को छोड़कर बाकी पूरे थैलस की कोशिकाएं जनन में भाग लेने वाले युग्मकों का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। अब शैवालों में जनन की बात आती है। शैवालों में जनन 3 प्रकार से होता है, या कहिए 3 विधियों से होता है। कायिक जनन, जिसको अंग्रेजी में आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ट्रूली सेक्स ऑर्गन्स पार्टिसिपेट नहीं करते, स्पोर्स द्वारा होते हैं, बीजाणु बनते हैं। और तीसरा जानते हैं आप लैंगिक जनन, जिसमें लैंगिक अंग या सेक्स ऑर्गन्स भाग लेते हैं। इस प्रकार शैवालों में जनन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल 3 विधियों द्वारा संपन्न होता है। अब लैंगिक जनन की जहाँ तक बात है,
लैंगिक जनन के समय युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें स्पष्ट रूप से नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों के प्रकार के आधार पर लैंगिक जनन के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। पहला है समयुग्मकीय, आइसोगैमेटिक। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, जनन की क्रिया में भाग लेने वाले नर एवं मादा युग्मक समान होते हैं, इसलिए उसको समयुग्मकीय कहा गया है। दूसरा असमयुग्मकीय, एन आइसोगैमेटिक। असम मतलब नर और मादा युग्मक असमान होते हैं, जिसमें नर युग्मक छोटा होता है बनावट में और मादा युग्मक आकार में बड़ा होता है। तीसरा है विषम युग्मकीय, ऊगैमस, जिसमें नर युग्मक स्थिर रहता है, कम फिजियोलॉजिकली कार्य की दृष्टि से कम सक्रिय होता है, अचल होता है, जबकि मादा युग्मक चल होता है, अर्थात चलने के लिए उसमें कशाभिकाएँ उपस्थित होती हैं, फ्लैजेला उपस्थित होते हैं, इसलिए वो मादा युग्मक चल होता है। तो ये विविधताएं हैं लैंगिक जनन में। कुछ शैवालों में समयुग्मकीय प्रकार का होगा, कुछ में असमयुग्मकीय प्रकार का होगा, कुछ में विषमयुग्मकीय प्रकार का होगा। ये हम आने वाले चैप्टर्स में, टॉपिक्स में पढ़ेंगे। जनन के समय थैलस में नर एवं मादा युग्मक बनते हैं। परिपक्व होने पर नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है और संलयन होने से युग्मनज बनता है, जायगोट। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि युग्मनज जो है वो भ्रूण में विकसित नहीं होता। मीन्स देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एल्गी। ये अंडरलाइन करके याद रखना है, युग्मनज तो बनता है लेकिन भ्रूण के रूप में विकसित नहीं होता है। जनन की क्रिया से ही इसका शैवालों का जीवन चक्र पूरा होता है। और ये जो बिंदु है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो शैवालों पर लागू होता है, जिसमें एक शब्द आ रहा है पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी विकसित होने में कोई अंतर होता है। इसको आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, अर्थात अगुणित से दुगुणित तथा इस दुगुणित से पुनः अगुणित अवस्थाओं का एकांतर क्रम में आना या संपन्न होना ही पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, नर पादप है जिसमें नर युग्मक विकसित हुआ, मादा पादप है उसमें मादा युग्मक विकसित हुआ। जैसा आप जानते हैं युग्मक अगुणित होते हैं, निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं और दुगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब इस दुगुणित युग्मनज में अर्धसूत्र विभाजन होता है, मियोसिस होती है, जिसके फलस्वरूप अगुणित संततियों का विकास होता है। आप इसमें देखेंगे नर युग्मक X है, अगुणित है, मादा युग्मक X है, अगुणित है, दोनों में संलयन हुआ, निषेचन हुआ, दुगुणित युग्मनज विकसित हुआ जो कि 2x से दर्शाया गया है। अब अर्धसूत्र विभाजन से गुणन आधा हो जाता है, गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, इसलिए संतति अगुणित विकसित हो जाती है। यहाँ यह बिल्कुल क्लियर हो रहा है, यह स्पष्ट होता है पीढ़ी एकांतरण क्या है। जब जनक दोनों अगुणित हैं तो उनसे संतति भी अगुणित ही विकसित होगी, परंतु संतति विकसित होने से पूर्व जनन की क्रिया से दुगुणित अवस्था उत्पन्न होती है। आप देख सकते हैं कि अगुणित जनकों से
अगुणित संतति ही विकसित होती है, परंतु दुगुणित अवस्था मध्य में आती है। तो इसमें जनक एक पीढ़ी है, संतति दूसरी पीढ़ी है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी आने के मध्य में दुगुणित अवस्था आती है, इसलिए पीढ़ी में अंतर होता है और एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के अंतराल के पश्चात आती है, इसलिए इसको पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण जो शब्द है ये शायद आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे अलग से एक टॉपिक में पीढ़ी एकांतरण पर ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें आप उदाहरण सहित जीवन चक्र से समझ पाएंगे। आज यहाँ सिर्फ आपको परिभाषा बताई गई है और आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि पीढ़ी एकांतरण होता क्या है। जैसे नर और मादा पादप होते हैं, उनसे युग्मक बनते हैं, वैसे ही उनसे संतति बनती है, परंतु एक अंतराल के पश्चात, अर्थात मध्य में दुगुणित अवस्था आती है। ठीक है, ऐसे ही दुगुणित अगर हमारे शैवाल जो शैवालीय पादप है वो दुगुणित है, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित युग्मक बनेंगे, फिर उनके संलयन से निषेचन से दुगुणित युग्मनज बनेगा। अब दुगुणित पौधों में बना हुआ दुगुणित युग्मनज पुनः संतति बनाएगा, तो वो अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित न होकर समसूत्री विभाजन से विभाजित होगा। अर्थात आपने अब तक 11वीं-12वीं में ये पढ़ा है कि जैसा जनकों का गुणन होता है, अर्थात गुणसूत्रों का पेयर होता है या सेट होता है, वैसी ही संततियों में होता है, परंतु उसके विकास के समय के दौरान जो चक्र चलता है उस चक्र में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। उसी को हम यहाँ पर पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। मैं आपसे सभी से आग्रह करता हूँ कि इसकी PDF मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ें। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे जो ग्रुप में व्हाट्सएप पर नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।